हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 14, जिसे हम बोलेंगे स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हमें मीन, मॉड, मीडियन, साथ ही साथ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और उससे बनने वाला कर्व यानी ऑजिव पढ़ना। ये 4 टॉपिक्स हैं जिन पे हमें कंसंट्रेट करना है। पर उससे पहले आपको एक ओवरव्यू मिल चुका है इस स्टैटिस्टिक्स का 9th क्लास में। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग क्विकली समझ लें कि क्या क्या अब तक पढ़ा है और क्या हमें आगे पढ़ना है। तो आप हेडिंग डालें चैप्टर 14 और इस चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। अब सबसे पहला टास्क तो यह है कि इस स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने अब तक क्या किया है और एक्चुअल में इसमें किया क्या जाता है। तो प्यारे बच्चों, स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच है, आप कह सकते हो मैथमेटिक्स की ब्रांच है या रादर साइंस की ब्रांच है, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं डेटा का। ठीक है, तो वी स्टडी द डेटा और उस डेटा को स्टडी करके हम उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज, एनालाइज करते हैं, फिर उसे फिर इंटरप्रेट करते हैं और उसके बाद हम उस डेटा को प्रेजेंट कर पाते हैं। तो दीज आर सम टास्क दैट वी डू विद डेटा under this particular branch is statistics that we have even done in earlier classes। तो अब ये डेटा क्या है? तो ये डेटा जो है ये रॉ मटेरियल है। कैसा रॉ मटेरियल? ये रॉ इंफॉर्मेशन के फॉर्म में होगा या रॉ फिगर के फॉर्म में होगा या कोई भी रॉ फैक्ट होगा। आप इसे स्टैटिस्टिक्स का यानी इस पर्टिकुलर ब्रांच का रॉ मटेरियल कह सकते हो, जिसको ये क्या करेगा, ये पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स क्या करेगा, कलेक्ट करके, ऑर्गेनाइज करके, एनालाइज करके, फिर इंटरप्रेट करेगा और फिर उसको और सही फॉर्म में प्रेजेंट करेगा, जिसको पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इस डेटा को प्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो व्हेनेवर वी वांट टू प्रेजेंट दिस डेटा, तो डेटा प्रेजेंटेशन कैन बी डन इन 2 ways, या डेटा रिप्रेजेंटेशन रादर यू शुड से। तो ये डेटा रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन हम 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम ग्राफिकल फॉर्म यूज कर सकते हैं या तो हम न्यूमेरिकल फॉर्म यूज कर सकते हैं। इस ग्राफिकल फॉर्म में हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ काम किया है, जैसे कि हमने बार ग्राफ बनाना सीखा। बार ग्राफ के अलावा हम लोगों ने हिस्टोग्राम बनाए हैं और इसके अलावा भी एक काम आपने जरूर किया होगा जिसे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलते हैं। और न्यूमेरिकल के अंतर्गत हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं और इस सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोगों ने 3 तरीके से काम किया है। एक तो हमने मीन निकालना सीखा है, मॉड निकालना सीखा है और तीसरा हम लोगों ने मीडियन निकालना सीखा है। तो एक मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूं कि क्या क्या हमने इस स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है। एक बार और सुन लें आप ध्यान से। स्टैटिस्टिक्स की जब भी बात होती है तो स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स और यू शुड से साइंस दैट डील विद डेटा एंड इन फैक्ट इट कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड प्रेजेंट द डेटा। कलेक्शन के अंतर्गत हम डेटा को इकट्ठा करेंगे। डेटा के कलेक्शन के दौरान वो डेटा कई बार रॉ फॉर्म में होगा, मतलब वो अरेंज नहीं होगा। ठीक है, आपने डेटा को एज इट इज ले लिया तो उसको हम रॉ डेटा बोलते हैं। उस रॉ इंफॉर्मेशन, फिगर या फैक्ट को ही एक्चुअल में डेटा बोलते हैं। तो राइट नाउ द इंफॉर्मेशन, द फिगर और द फैक्ट। तो डेटा की डिफिनेशन लिखनी हो तो आप क्या लिखेंगे? डेटा इज सिंपली द रॉ इंफॉर्मेशन, रॉ फिगर्स और रॉ फैक्ट्स। ठीक है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन होंगे, फैक्ट्स होंगे, फिगर्स होंगे, जिन्हें आप क्या बोलेंगे? डेटा बोलेंगे। तो इन्हीं रॉ इंफॉर्मेशन, फिगर और फैक्ट को आपने लिया। तो सबसे पहले तो आप डेटा की डेफिनेशन समझ लो। व्हाट इज डेटा? डेटा इज सिंपली रॉ इंफॉर्मेशन, फिगर्स और फैक्ट्स। अब इस डेटा को आप क्या कर रहे हो? कलेक्ट कर रहे हो, मतलब आप रॉ इंफॉर्मेशन, फिगर्स या फैक्ट्स को कलेक्ट कर रहे हो। अब उस कलेक्शन को आप ऑर्गेनाइज करोगे। अब मे बी यू असेंडिंग ऑर्डर में आप ऑर्गेनाइज करो, मे बी यू अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर और मे बी यू चूज एनी अदर ऑर्डर। आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में उसको रखो। आप सपोज एजेस का डेटा लेते हो,
तो हो सकता है एजेस को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, मतलब छोटे से बड़े को अरेंज कर दो, या डिक्रीजिंग में कर सकते हो, आप बड़े से छोटे को अरेंज कर सकते हो, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि 5 इयर्स के जो लोग हैं उनका नंबर एक साथ लिखो, फिर 10 इयर्स के जो हैं उनका नंबर अलग लिखो, तो इसको आप डिस्क्रीट बोलेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 0 से 10 का डेटा अलग लिखो, 10 से 20 का डेटा कलेक्ट करो, फिर 20 से 30 का, इसे आप कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इस डेटा का हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं यह भी जानना जरूरी है। तो इस पर्टिकुलर डेटा का जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन या तो कैसा हो सकता है, आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल वे से कर सकते हो, यानी आपने डेटा लिया और एज इट इज उसे रख दिया। तो एक तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन अनग्रुप्ड हो सकता है, आपने कोई उसमें ग्रुपिंग नहीं की, एज इट इज डेटा को ले लिया। एक डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्ड फॉर्म में हो सकता है। अब ग्रुप्ड फॉर्म में डेटा को हम 2 तरीके से अरेंज करेंगे, एक डिस्क्रीट फॉर्म में और एक कंटिन्यूअस फॉर्म में। तो ये बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं जिन पे हमें काम करना है। थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं, अनग्रुप जैसे आपने एजेस लिया और एजेस को आपने एज इट इज लिख दिया, जैसे आपने स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स या 5 स्टूडेंट्स का एजेस का डेटा लिया और आपने एज इट इज लिख दिया, जैसे एक ने 12 बताया 12 लिख दिया, एक ने 10 बताया 10 लिख दिया, 15 बताया 15 लिख दिया, 13 बताया 13 लिख दिया और एक ने 14 बताया 14 लिख दिया। आपने इस तरीके से डेटा को लिख दिया। सपोज एक 14 ने दो लोगों ने 14 बताया तो आपने ऐसा लिख दिया। तो ये डेटा यदि आप एज इट इज लिख देते हो तो आप इसको क्या बोलोगे, अनग्रुप्ड डेटा। इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं की गई है। अब इसमें ग्रुपिंग कैसे हो सकती है, इसको अरेंज कर सकते हो आप 10 फिर 12 फिर 14 फिर 14 फिर 15, ये इसका अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, इसके बाद यदि आपको डिस्क्रीट में चलना है तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले तो एक x बनाओगे और एक फ्रीक्वेंसी f बनाओगे और उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप 10 लिखोगे और कितने 10 मौजूद हैं 1, 12 कितने हैं 1, 14 कितने हैं 2, 15 कितना है 1। तो इस तरीके से आप यदि अरेंज करते हो तो ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है। कंटिन्यूअस में हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूअस में हम लोगों को इस तरीके से एक कंडीशन लेनी होगी, क्लास बनाना होगा। ये सब आपने किया है इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीडली काम कर दूंगा। बाकी जो आज का टॉपिक है मेन, वो मीन, मॉड और मीडियन और लास्ट में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ये 4 एक्सरसाइजेज हैं रिस्पेक्टिवली, जिसमें हमें मीन, मॉड, मीडियन और ऑजिव बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को। ये चारों टॉपिक पढ़ने हैं 1 बाय 1। तो 0 से 10 में यहां डेटा को देखें तो 0 से 10 में कौन कौन आएगा। अब यहां पे 2 कंडीशंस आपको रखनी है। अब यहां पे जब डेटा बनाया जाता है तो 2 तरीके से डेटा बनता है, या तो 0 से 10 ऐसा बनेगा, या फिर एक डेटा आपका ऐसा भी बनता है कि आपने यहां लिया 0 से 10, फिर लिया 11 से 20, फिर लिया 21 से 30। तो ये 2 तरीके से आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिख सकता है। हाँ, हमें क्या यूज करना है मैं वो क्लियर कर देता हूं आपको। ये 0 से 10 लिया, फिर 10 से 20 लिया, 20 से 30 लिया, कुछ ऐसा हमने डेटा सपोज लिया। यहां पे तो हमें सिर्फ इतना ही लेना पड़ेगा। ठीक है, दो क्लास से काम हो जाएगा। तो 0 से 10 में आप क्या लोगे, 0 से 10 के बीच में, यानी आप 10 को यहां इंक्लूड नहीं कर रहे हो, तो यहां पे 0 से 10 में तो 0 ही आ जाएंगे। ठीक है, 10 से 20 में आप 10 को इंक्लूड करोगे, 20 को नहीं करोगे। 10 से 20 के बीच में 10 को इंक्लूड करके चलना है, तो यहां पे कौन आ जाएंगे। फिर आप यहां पे कंसिडरेशन में लोगे तो आपके ये पूरे 1 1 2 2 4 और ये 1 5 पूरे आ जाएंगे। यहां भी क्या होगा, 0 से 10, यहां 10 को इंक्लूड करना होता है जब ये क्या हो जाता है, कंटिन्यूटी तोड़ देता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4। तो इस तरीके से भी कई बार आपको फ्रीक्वेंसी दिख सकती है, लेकिन इसको हमें इस फॉर्म में बदलना जरूरी होता है। ठीक है, तो हम जो भी काम कर रहे होंगे वो हम लोग इस तरीके के डेटा में करेंगे, जिसे आप क्या बोलोगे, कंटिन्यूअस तो दोनों ही है, लेकिन इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप, इसमें क्या किया था आपने, 10 को एक्सक्लूड किया था ना, तो ये हो जाएगा एक्सक्लूसिव। और इस पे आपने क्या किया था, 10 को इंक्लूड किया था, तो ये कहलाएगा, हाँ, इसमें आप इसको क्या बोलोगे आप, इंक्लूसिव। ये थोड़ा सा आप आइडिया याद रखो, हालांकि ऐसा नेम से ज्यादा आपको डील नहीं करना होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। हमें तो मेनली ऐसा डेटा कभी दिखे तो इस फॉर्म में बदलने के लिए क्या करना है मैं समझा दूं। हमें यहां पे 0.5 इंक्रीज करना है, यहां पे 0.5 डिक्रीज करना है।
यानी हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो यहां भी 0.5 हालांकि डिक्रीज करते हैं, तो ये 0 से 10.5 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 10.5 से एक यहां कम कर देंगे 19.5। ठीक है, तो इस तरीके से ये डेटा हमारा आगे चला जाएगा और ये कंटिन्यूटी ले लेगा। देखिए 10.5, यहां भी 10.5, तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर पाएंगे डेटा। ये काम आपने 9th में भी किया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस डेटा को प्रेजेंट हमने ग्राफिकली में बार किया, ठीक है, हिस्टोग्राम किया, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन पढ़ा, तो ये काम आपने 9th में किया है, अब हमें नहीं करना। हाँ, ग्राफिकली में एक काम हमें करना है जो मैं इंडिकेट कर दूं, वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व पढ़ेंगे और इसी को बोलते हैं ओजीव बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे 14.4 में। तो एक टॉपिक आपको ग्राफिकल एनालिसिस में आप कह सकते हो कि मिलेगा। मीन आपको मिलेगा जो आपको 14.1 में करना है, मॉड आपको 14.2 में करना है और मीडियन 14.3 में। ठीक है, अब ये मीन, मॉड, मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है, क्योंकि किसी भी डेटा का सेंट्रल वैल्यू बताने का काम ये मीन, मॉड और मीडियन करता है। क्या करते हैं इस मीन, मॉड, मीडियन में, वो मैं क्विकली एनालाइज करा देता हूं। अनग्रुप्ड डेटा के लिए, ठीक है, जो डेटा जैसा मिला वैसा ही आपने ले लिया, उसकी कोई ग्रुपिंग नहीं की, तो ऐसे डेटा के लिए मीन, मॉड, मीडियन निकालना क्या है। तो मीन के लिए आपने 9th क्लास में काम किया है। क्या करते थे, सम अप करते थे और जितने नंबर होते थे उससे, हाँ, तो यहां पे सम लेते थे सभी ऑब्जर्वेशन का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये काम आप करते थे। तो यदि मीन यहां पे हमें निकालना होता तो हम इन सब का सम करते, आप अरेंज करके सम करो या एज इट इज करो। तो सपोज हम सम करते तो 12 और 10 ये 22 हो जाता, और 22 और 14 28 हो गया। तो या तो ऐसे ही जोड़ दो, 22 और 4 26 और 10 36 और 4 40 और 10 50 और 50 और 10 60 और 65, तो ये हो जाएगा 65। और कितने डेटा हैं, ये डेटा आपके 5 हैं, तो ये हो जाएगा 13 आपका मीन, यानी इनका मीन वैल्यू कहीं यहां लाई करेगा, यहां पे 13। ठीक है, तो ये मीन निकालना आपने सीखा, पहला सेंट्रल टेंडेंसी। दूसरी सेंट्रल टेंडेंसी मॉड होती है, और ये मॉड आप निकालते हैं कैसे। मॉड होता है वो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार आए, अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन दैट अपीयर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, या इस पर्टिकुलर डिस्क्रीट से पता करना हो तो ऐसा ऑब्जर्वेशन, ये एक्स ऑब्जर्वेशन के लिए यूज किया गया है। और इस केस में ऑब्जर्वेशन पता करने के लिए इन दोनों लोअर और अपर क्लास वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। फिर यहां पे हमें x पता करना हो तो क्या करेंगे, देख लें आप, 0 + 10 डिवाइड बाय 2 यानी 5 आ जाएगा। यहां 10 + 20 डिवाइड बाय 2 यानी 30 डिवाइड बाय 2 15 आ जाएगा। तो यहां पे हम कुछ इस टाइप से इस क्लास को कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, इस पर्टिकुलर फॉर्म में, जिसमें ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा। मिड वैल्यू भी हम इसे बोलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप लोअर क्लास और अपर क्लास को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, आपको मिड वैल्यू मिल जाएगा। ये काम भी हम करेंगे, हम सब कुछ कर भी चुके हैं, करेंगे भी। तो एक ओवरव्यू में दे रहा हूं आज की क्लास में, साथ ही साथ मैं मेन टॉपिक डिटेल से एनालाइज करवाने वाला हूं आज की क्लास में। तो यहां पे आपने ये देखा कि ये x है और ये f है, तो या तो आप इसको अरेंज कर लीजिए, किस ऑर्डर में अरेंज करना है आप ध्यान रखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है डेटा को। उसके बाद जो सबसे ज्यादा बार आया, यदि आपने उसका डिस्क्रीट बना लिया है तो सबसे ज्यादा बार बिल्कुल f में दिख जाएगा 2, और 2 सबसे ज्यादा बार नहीं आया है, 2 बार आया है, 2 बार आया है, कौन आया है 2 बार, 14, तो आपका मोड हो जाएगा 14। तो मोड क्या होता है, सिंपली वो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार अपीयर करे। हाँ, ये अनग्रुप्ड के केस में और डिस्क्रीट के केस में बात हो रही है। अब हम कंटिन्यूअस पे काम करेंगे इस क्लास में, यानी 10th क्लास में, यानी वही मीन, मॉड, मीडियन जो आपने 9th क्लास में अनग्रुप्ड डेटा के लिए निकाला है, जिसे थोड़ा सा आप ग्रुप करने का प्रयास किया है आपने, उसे आज हम लोग डिस्क्रीट के लिए भी आपने निकाला है, आज हम उसे कंटिन्यूअस पे निकालेंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप बोल सकते हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ही तो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। यहां भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ऑब्जर्वेशन के लिए, ऑब्जर्वेशन को आप फ्रीक्वेंसी दे रहे हो, नंबर दे रहे हो, कहने का मतलब। ठीक है, तो मॉड के बाद एक तीसरा हमारे पास मीडियन नाम का
क्या मिलता है, सेंट्रल टेंडेंसी, जिससे आप किसी डेटा का सेंट्रल वैल्यू का गेस या सेंट्रल वैल्यू की बात कर सकते हो। ठीक है, हालांकि ये तब वैलिड है जब आप कम डेविएशन रखो, यानी आप किसी क्रिकेटर के बारे में जानना चाहो और वो क्रिकेटर कांस्टेंट है अपने रन्स में, तब आप मीन मॉड मीडियन की बात करते हो। जब उनके रन्स में बहुत ज्यादा डेविएशन आता है, पहली बार वो 0 बनाए, फिर 100 बनाए, फिर 120 बना दे, फिर 2 में आउट हो जाए, तो ऐसे केस में मीन मॉड मीडियन सही सेंट्रल टेंडेंसी या सही सेंट्रल वैल्यू देने में फेल हो जाते हैं। ऐसे केस में फिर आप 11th क्लास में पढ़ोगे डेविएशन, मीन डेविएशन पढ़ोगे, मीडियन के अबाउट, मीन के अबाउट, साथ ही साथ आप डिस्पर्जन पढ़ोगे, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि सेंट्रल टेंडेंसी के अबाउट हमारा डेटा कितना वेरी करता है। साथ ही साथ हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से पता लगा सकते हैं कि कितना स्टेबल है, कितना एक्यूरेट है। ठीक है, तो वो काम भी हम बाद में करेंगे। अभी तो हमें ऐसे डेटा लेना है जिनका वेरिएशन कम होगा, और उन केसेस में हम लोग मीन मॉड मीडियन की मदद से सेंट्रल टेंडेंसी निकाल सकते हैं। यहां पे मीडियन कैसे निकालेंगे वो मैं क्लियर कर दूं। यदि आप मीडियन निकालते हो तो नंबर पे ध्यान देना होता है। नंबर यदि आपका ऑड है तो क्या होगा, नंबर यदि आपका इवन है तो क्या होगा। तो इस केस में आपका मीडियन क्या होता है, सिंपली आप याद रखो, जो भी नंबर है उसमें 1 ऐड करके 2 को आप डिवाइड करो, वही टर्म आपका मीडियन है। लेकिन इस केस में मीडियन निकालते वक्त आपको ध्यान देना होगा, सबसे पहले तो नंबर को 2 से डिवाइड करो और उस टर्म को कंसीडर करो, फिर नेक्स्ट टर्म को कंसीडर करो और दोनों में का एवरेज ले लो। तो ये 2 तरीके मीडियन के हो सकते हैं। राइट नाउ यदि आप ध्यान दो तो आपके पास कितने टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, तो मीडियन बहुत ही आसानी से निकलेगा। यदि 5 टर्म्स हैं तो आप 5 में 1 ऐड करोगे और डिवाइड बाय 2 करोगे, यानी 6/2, यानी थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म आप यहां पे याद रखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए आपका पूरा ऑब्जर्वेशन, पूरा डेटा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है यहां पे है। ठीक है, तो यहां पे इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले डेटा में से थर्ड डेटा आप देखो, थर्ड ऑब्जर्वेशन आप देखो 14 है, और ये 14 ही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो यहां पे यदि आप देख पाओ तो मीन आपका 13 निकला है, मॉड 14 निकला है और मीडियन 14 निकला है। तो मीन आपका एवरेज बताता है, मॉड सबसे ज्यादा बार आने वाले डेटा के बारे में बताता है, ऑब्जर्वेशन के बारे में बताता है, और मीडियन मिडिल वैल्यू को बताता है। आप एक ब्रॉड व्यू या ओवरऑल व्यू ले सकते हो इस तरीके का। ठीक, तो ये सब वो पोर्शन है जो हमने पढ़ा है 9th क्लास। अब इन्हीं मीन मॉड मीडियन पर हमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम करना है। एक बार आप चाहो तो बार ग्राफ बनाना, आप इन्हीं डेटा के रिस्पेक्ट में बार ग्राफ बनाते थे, एक तरफ फ्रीक्वेंसी दिखाकर, एक तरफ आप डिस्क्रीट वैल्यू या क्लास वैल्यू को दिखाकर। ऐसे ही आप हिस्टोग्राम बना सकते थे, हिस्टोग्राम में आप पूरे क्लास को दिखाते थे, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आप केवल मिड वैल्यू को, या आप कह सकते हो ये जो सेंट्रल वैल्यू मैंने निकाली, ये जो क्लास से मैंने क्या कन्वर्जन किया, इस क्लास से मिड वैल्यू का कन्वर्जन किया, केवल उस मिड वैल्यू को दिखाते हुए आप प्लॉट करते थे पहले और उनको आप मिला देते थे। ठीक है, हाँ, इस क्लास में मतलब 10th क्लास में हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएंगे, बहुत डिटेल से काम करेंगे। आज हम लोग मीन शुरू करने वाले हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब तक आपने समझ लिया है कि डेटा क्या है, डेटा इज सिंपली रॉ इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स। आपने समझ लिया है स्टैटिस्टिक्स ब्रांच क्या है, ये मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डेटा का कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस और उसका इंटरप्रिटेशन और साथ ही साथ प्रेजेंटेशन करते हैं। सीधी सी बात है, जब आपको डेटा मिलेगा रॉ फॉर्म में मिलेगा, और उस रॉ फॉर्म में ही डेटा है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन फैक्ट फिगर है वही डेटा है, उसको सबसे पहले तो आपने कलेक्ट किया है, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया है, उसके बाद उसको एनालाइज करना शुरू किया है। कोई चीज एनालाइज करना इजी हो जाता है जब वो ऑर्गेनाइज हो गया, उसके बाद आपने उसको इंटरप्रेट करना शुरू किया। आप उसको अपने पर्टिकुलर सिनारियो के अकॉर्डिंग या पर्टिकुलर नीड के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट किया और बाद में आपने उसको प्रेजेंट किया। तो ये काम होता है स्टैटिस्टिक्स ब्रांच में। यदि आप लोग कॉमर्स फील्ड में काम करते हैं तो बहुत सारा पोर्शन आपको स्टैटिस्टिक्स का करना पड़ता है, लेकिन जितना एक नॉर्मल मैथ्स के लिए जरूरी है वो आप 10th क्लास में पढ़ लोगे। तो अब हमें क्या करना है आप समझ गए हो, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में काम करना है, यानी इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन में काम करना है। और कभी यदि वो इंक्लूसिव टाइप का आ जाए तो फिर हमें उसको कंटिन्यूअस में किस फॉर्म में बदलना है, एक्सक्लूसिव फॉर्म में बदलना है। ये काम आपको करना होगा। मीन हमें
कहां पे निकालना है, अगेन कंटिन्यूअस पे। मॉड भी कहां निकालना है, कंटिन्यूअस पे। और मीडियन भी हमें कहां निकालना है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे। और मीडियन के रिस्पेक्ट में ही प्यारे बच्चों कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाया जाता है। पहले तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। अब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरीके से निकाल सकते हैं, लेस देन और मोर देन। इसीलिए कर्व भी दो तरीके का बन सकता है, लेस देन ऑजिव या लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, और मोर देन ऑजिव यानी मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। आज की क्लास में मैंने आपको ये आइडिया भी दे दिया है कि मेन का पूरा टॉपिक 14.1 है, यानी आज की क्लास के बाद आप 14.1 कर पाएंगे। मोड 14.2 है, मीडियन में 14.3 हमारा कवर हो जाएगा, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हमारा 14.4 है। तो बहुत ही शानदार तरीके से चीजें अरेंज करके आपको बताई गई हैं एनसीईआरटी बुक में भी। ठीक है, मैं ये सब इरेज करता हूं और हम स्टार्ट करते हैं अब की क्लास में मीन पर ब्रॉड डिस्कशन। तो आप हेडिंग डालें, मीन ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डेटा हमारा कैसा होगा, कंटिन्यूअस टाइप का होगा। ठीक है, अब जब भी हमें मीन निकालना है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी का, तो क्या करना हो सकता है, हमें तीन तरीके के काम करने पड़ सकते हैं। मीन ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब भी हम निकालते हैं तो हम तीन तरीके के वेज को अप्लाई कर सकते हैं। वी मे गो फॉर 3 वेज। हम तीन तरीके से किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो कंटिन्यूअस फॉर्म में है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। तीन तरीके से कौन कौन से तीन तरीके हैं, एक तो आपका डायरेक्ट मेथड है, फिर एक आपकी शॉर्टकट एज्यूम्ड मीन मेथड है, और तीसरी मेथड आपकी स्टेप डेविएशन मेथड है। वी एक्चुअली वर्क विद दीज 3 मेथड्स। अब आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि आपको कौन सी मेथड लगानी है, ये आप पर होगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में मेंशन नहीं होता कि वेदर यू अप्लाई दिस और दिस और दिस, तो आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हो। बाय द वे मेंशन है कि भाई स्टेप डेविएशन से करो, तो यू कांट गो विद दीज 2 मेथड्स। यदि आप ऐसा करोगे, इन दोनों से कर दोगे, तो फिर आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इसलिए यदि कुछ भी नहीं लिखा है तो आप किसी भी मेथड से अप्लाई करिए और आंसर निकालिए। जनरली यदि डेटा आपका बहुत ज्यादा बड़ा है न्यूमेरिकली, तो उस केस में हम स्टेप डेविएशन एज्यूम मीन ही लगाते हैं। डेटा न्यूमेरिकली छोटा है तो फिर हमारा डायरेक्ट मेथड भी काम करता है। हालांकि यहां भी डायरेक्ट मेथड काम करेगा जब डेटा बड़ा है, पर कैलकुलेशन ज्यादा हम क्यों करें, ठीक है, तब हम इसलिए स्टेप डेविएशन और एज्यूम्ड मीन लगा लेते हैं। ठीक, अब क्या है डायरेक्ट मेथड, क्या है एज्यूम्ड मीन मेथड, क्या है स्टेप डेविएशन मेथड, हम 1 बाय 1 आज कुछ क्वेश्चंस लेके करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। पर उससे पहले मैं फार्मूला आपको याद दिलाता हूं, बताता हूं। अभी आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस मिले थे, आप याद करो मैंने उन ऑब्जर्वेशन को क्या बोला था। आपको जो भी डेटा मिला था, 12 मिला था, 14 था, 15 था, उन्हें हमने एज इट इज लिखा था, x बोला था उन्हें और यहां लिख दिया था। सपोज मैं उन्हें x1, x2, x3 बोल दूं, यहां जो लिखा हुआ है उसे f1, f2, f3 बोल दूं। तो यदि मुझे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए, सिंपल आप सोचो कि यदि मुझे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए तो क्या करना होगा। अब जस्ट मैंने अभी जो बताया वो यदि आप याद कर पाओ तो आपको याद आएगा, मैंने 14 के साथ 2 इधर लिखा था। क्यों 14 के साथ 2 लिखा था, क्योंकि 14 2 बार आया था। इसलिए क्या करना होता है, यहां पे हमें इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना होता है। यदि ये 12 है और ये एक बार आया है तो 12 इंटू 1 12 ही आ जाएगा, और यदि ये 2 बार आया होता तो क्या सम होता, ऑब्वियसली 12 इंटू 2 कर दे 24 होता है, और 12 प्लस 12 24 ही होता है। यानी हम इन दोनों का प्रोडक्ट करके क्या कर रहे हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल रहे हैं। तो पहला टास्क यहां पे होता है fi इंटू xi, ये fi लिख सकते हो। i का मतलब ये हुआ कि वेरिंग। बाद में आप यदि कंप्यूटर साइंस पे काम करोगे, C++ वगैरह पढ़ोगे, तो i एक तरीके से इटरेशन होता है। इटरेशन मतलब रेपिटेशन, इसलिए हम i सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं। तो x1 f1 सबसे पहला रिजल्ट, दूसरा x2 और f2 का प्रोडक्ट, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन का सम हो जाएगा, मतलब जितनी बार वो रिपीट हुआ है। और यदि इन टोटल ऑब्जर्वेशन का सम चाहिए तो आपको इस पूरे टेबल का ही, कॉलम का ही सम लेना होता है, fi xi का ये सिग्मा लेना होता है, और ये सिग्मा आपको टोटल सम दे देता है।
सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको इस तरीके से मिल जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद दूसरी चीज आपको क्या करनी पड़ सकती है वो समझ लो आप। दूसरी चीज आपको यहां पे करनी पड़ सकती है वो एफ आई का सम निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? इसी को कई बार कैपिटल एन बोल देते हैं। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि यदि कोई ऑब्जर्वेशन 14 2 बार आया है, मतलब उसकी काउंटिंग 2 होनी चाहिए। ठीक है, 1 तो नहीं होनी चाहिए ना। तो यहां पे जब आप काउंटिंग कर लोगे 2 3 4 व्हाटएवर, वो आपको टोटल ऑब्जर्वेशन दे देगा। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला यहां पे निकल के आया। इस सिग्मा का मतलब भी आपको मैं समझा दूं, इस सिग्मा का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि सभी का सम। यदि एफ आई एक्स आई लिखते तो वो पूरा क्लियर नहीं कर रहा बात को, लेकिन सिग्मा एफ आई एक्स आई लिख देने का मतलब है इस पूरे कॉलम में आने वाले इन सभी ऑब्जर्वेशन का सम। अब ये भी ऑब्जर्वेशन कहला गए, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब इन सभी का सम, और सिग्मा एफ आई का मतलब है इन सभी का सम। तो ये काम जब आप कर दोगे, ये रेशियो लोगे, तो आपको x बार यानी मीन मिल जाएगा। कौन से केस में मीन? डायरेक्ट मेथड का मीन। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये मिलेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। ये पहला आपको फॉर्मूला मिल गया मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड से। तो यू कैन गो विद दिस डायरेक्ट मेथड टू फाइंड आउट मीन ऑफ एनी गिवन डेटा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं और मीन निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर मेथड से। आपको मैंने समझा भी दिया कि ऐसा किया क्यों है, क्योंकि 9th क्लास में जब आपने मीन निकाला था, जिसका मैंने ओवरव्यू भी दिया है, तो उस केस में आप क्या करते थे? सभी ऑब्जर्वेशन का सम करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते थे, यानी एक तरीके से आप एवरेज निकालते थे। यहां पे भी हम वही काम कर रहे हैं। यदि 14 3 बार आया हुआ है तो 14 इंटू प्लस 14 ना लिखकर हम 14 इंटू 3 कर रहे हैं, जिसे हम एफ आई इंटू एक्स आई बोल रहे हैं। तो हम यहां भी सभी ऑब्जर्वेशन का सम ले रहे हैं और सभी ऑब्जर्वेशन के नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, यानी मीन का जो टास्क है होगा तो वही। लेकिन कई बार ये x1 x2 x3 यानी हमारे ऑब्जर्वेशंस न्यूमेरिकली इतने बड़े होते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट फ्रीक्वेंसी भी इतनी ज्यादा हो जाती है कि एक्स आई और एफ आई का प्रोडक्ट बहुत ट्रिपिकल हो जाता है, थोड़ा टफ हो जाता है। अब टफ यार प्रोडक्ट तो आपको आता है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रोडक्ट टफ हो जाता है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हमारा कैलकुलेशन बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। क्योंकि जो चीज आती है वो क्यों टफ बोला जाए, तो यदि टाइम यहां आपको 15 मिनट लग रहा है तो यहां फिर आप 5 मिनट 10 मिनट में ही कर लेंगे, रादर 5 मिनट में यहां कर लेंगे, यदि यहां 10 से 15 मिनट लग रहा है। तो क्यों हम टाइम वेस्ट करें, क्योंकि बोर्ड में हमें टाइम मैनेजमेंट भी करना है। इसलिए यदि आपको डेटा ये बहुत बड़े दिखें और मेथड नहीं दिया गया है कि कौन सी मेथड से करो, तो आप फिर एज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन पे जा सकते हो। अब एज्यूम्ड मीन स्टेप डेविएशन में क्या करना है वो हम लोग लेटर ऑन सीखते हैं। पहले हम डायरेक्ट मेथड का क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो लेट्स बिगिन विद अ क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम करेंगे और फिर हम एज्यूम्ड मीन की बात करते हैं। तो 14.1 का ही पहला क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है आप पढ़ें। आपको कुछ नंबर दिए गए हैं और फिर आपको हाउसेस दिए गए हैं। तो यहां पे आप लोग सिंपल क्या कर सकते हो, आप क्वेश्चन पढ़ लो, पर उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको एक इस टाइप की टेबल बनानी होगी। यहां पे डेटा डायरेक्ट आपका क्लास के फॉर्म में दिया हुआ है। तो एक काम आपको करना है, एक्स आई निकालना है, यानी मिड वैल्यू निकालना होगा। डायरेक्ट मेथड करते वक्त मिड वैल्यू निकालना होगा, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और रादर सभी मेथड में मिड वैल्यू निकालना पड़ता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट काम करते हैं, तो ये लिख लेते हैं। पहली 0 से 2 है, दूसरा आपके पास 2 to 4 है, तो 0 से 2 में 1, 2 से 4 में आपके पास 2 है, 4 से 6 में आपके पास 1 है, फिर 6 से 8 में आपके पास 5 है, और 8 से 10 में आपके पास 6 है, और फिर इसके बाद 10 से 12 में आपको 2 मिल रहा है, और 12 से 14 में आपको क्या मिल रहा है देख लें। थोड़ा मैं और इसको पास लिख देता हूं, 4 to 6 1 लिख देता हूं, 6 to 8 5 यहां लिख देता हूं, 8 to 10 6 यहां लिख देता हूं, और 10 से 12 में 2 इधर लिख देते हैं, तो थोड़ा आपको स्पेस मिल जाएगा। ऑलराइट, 12 से 14 आपके पास 3 है,
तो ये आपको डेटा मिल गया। ये मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दिया, सॉरी, तो फ्रीक्वेंसी मैं यहां लिख देता हूं। हाँ, बाद में भी लिख सकते हैं पर एक्स आई के लिए मैं ये बना रहा था। तो एक्स आई का मतलब तो समझ गए ना। तो एक्स आई का मतलब है मिड वैल्यू, जो मैंने अभी सिखाया भी है। क्या होता है मिड वैल्यू, वो हम लोग क्विकली एनालाइज कर लेंगे। मिड वैल्यू प्यारे बच्चों, हम एडिशन करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, उसी को बोलते हैं मिड वैल्यू। ठीक, तो करते हैं अभी हम लोग। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 2 आएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे 1 आएगा। फिर इन दोनों का एडिशन करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे 3 आ जाएगा। अब रादर इनमें जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं क्लास साइज। क्या बोलते हैं? क्लास साइज। कई बार इसे एच से डिनोट करते हैं। यदि यहां पे ये डिफरेंस 2 का है, यहां भी 2 का है, यहां भी 2 का है, तो ऐसे केस में आपको सिंपली 2 ऐड करते चलना है। 3 आ गया, 2 ऐड करते चलना है। 5 आ गया, 2 ऐड कर दीजिए। 7 आ गया, 2 ऐड कर दीजिए। 9 आ गया, 2 ऐड करिए। 11 आएगा, 2 ऐड करिए। 13 आएगा। ठीक है, और आप ऐसा भी करें, 14 और 12 यदि आप ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका? 26 डिवाइड बाय 2 13 ही आएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट टास्क बहुत ही सिंपल है। हमें फार्मूला पे काम करना है और एक्स बार का फार्मूला हमें याद है, पता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। अब इस फार्मूला में हमें एफ आई एक्स आई का सिग्मा फॉर्म चाहिए, यानी इस पूरे का सम चाहिए, साथ ही साथ एफ आई इसका भी पूरे का सम चाहिए। तो ये काम किया जा सकता है। सिग्मा एफ आई देखें, कर लेते हैं। 1 और 2 3 और 1 4 और 5 9 और 6 15 और 2 17 और 3 20 आपका सिग्मा एफ आई आ गया। यानी आपको नीचे वाला जो पोर्शन है वो 20 मिल गया। ये पता करने के लिए आपको प्रोडक्ट करना होगा। एफ आई इंटू एक्स आई, आप चाहो तो एक्स आई बाद में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप ये वाला कॉलम बाद में भी बना सकते हो। पहले मैंने एफ आई ही बना दिया था, फिर मैंने एफ आई शिफ्ट किया। आप एफ आई पहले लिख दो, एक्स आई बाद में लिख दो। ऑलराइट, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा, 7 5 35, 9 6 54, 11 2 22 और 13 3 39। अब इनको ऐड करना है। अब आप ऐड करने के लिए क्या तरीका लगाते हो देख लो एक बार। सबसे पहले यूनिट प्लेस को ऐड कर दो। 9 और 2 11 और 4 15 और 5 25 और 25 में 6 ऐड करेंगे 31 और ये 32। 2 आ गया, कैरी 3 है, तो 3 और 3 6 और 2 8 8 और 5 13 और 3 16 162 आ गया बच्चों। यहां आप लिख दो 162। पहले तो आप इसको 2 से कट करो। अब आप इस 10 का फायदा ले लो। क्या फायदा ले लोगे? ये आपका आ गया 8.1। 8.1 इज द मीन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सिंपली आपको क्लास दिया था और फ्रीक्वेंसी दिया था, लेकिन डायरेक्ट मेथड लगाने के लिए हमें एक्स आई चाहिए, एफ आई चाहिए। तो एक्स आई चाहिए, इसलिए हमने मिड वैल्यू निकाला। एफ आई तो हमें दिया ही था, इसलिए हमने इन दोनों का प्रोडक्ट करके एफ आई एक्स आई निकाल दिया। इसके बाद प्यारे बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई ओवर सिग्मा एफ आई, जिसका हमने यहां यूज किया। और सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी 162 और सिग्मा एफ आई यानी 20, और इसको कट करके हम लोगों ने 8.1 अपना आंसर निकाल लिया। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये पहला क्वेश्चन था जिसको हमने किस मेथड से कर लिया है? डायरेक्ट मेथड से कर लिया है। आगे के क्वेश्चंस भी हम डायरेक्ट मेथड से कर पाएंगे, लेकिन मैं उसके लिए एज्यूम्ड मीन सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। एज्यूम्ड मीन मेथड आपकी नेक्स्ट हेडिंग होनी चाहिए। तो पुट द हेडिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में हमें एक ऑब्जर्वेशन को एज अ मीन एज्यूम कर लेना होता है। क्या कर लेना होता है? एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। सपोज आप सेम कंडीशन लें, आपके पास एक्स आई है, एफ आई है, सपोज यहां कोई क्लास भी है, उस क्लास की मदद से आपने कुछ डेटा कंसीडर कर लिए। सपोज इस टाइप का डेटा आपने कंसीडर कर लिया। अब आपको करना क्या होता है? यहां पे एफ आई सपोज आपको दिया हुआ है, F1 F2 F3 F4। जब आप एज्यूम्ड मीन से काम करते हैं तो क्या करना होता है? एक मीन आपको खुद से प्यारे बच्चों मानना होता है। कहां से आप मीन मानेंगे? मीन कौन निकलता है? ऑब्जर्वेशन में से निकलता है मीन, इसलिए आप किसी एक ऑब्जर्वेशन को मीन मानेंगे।
अब क्वेश्चन ये उठता है किसे मीन माने, तो जनरली हम मिडिल वैल्यू को मीन मानते हैं। अब यार ये 4 डेटा में कौन मिड, 5 डेटा होता सपोज हमारे पास, तो मिड वैल्यू कौन हो जाता, 5 डेटा है तो मिड वैल्यू मैंने निकालने का तरीका बताया है, 5 + 1/2 यानी 6/2 थर्ड डेटा, ऊपर से थर्ड डेटा आपका क्या हो जाता, मिडिल वैल्यू हो जाता। 4 डेटा में मिडिल वैल्यू कौन है, 4 डेटा में 2 मिडिल वैल्यू हो सकते हैं, 4/2 यानी सेकेंड, और सेकेंड में 1 ऐड कर दो थर्ड। तो या तो आप सेकेंड को एज्यूम्ड मीन मान लो या तो थर्ड को, ये आपकी चॉइस है। तो यदि मैंने सेकंड को एज्यूम्ड मीन माना तो इसको कैपिटल ए लिखकर इस तरीके से बॉक्स में बंद कर दो, आपको याद रहे कि एज्यूम्ड मीन सेकंड को माना गया है। ठीक है, अब क्या करना होता है, इसमें एक अलग से काम करते हैं। जैसे यहां FI निकालते थे, इस स्टेप में DI निकाला जाता है, जिसे बोलते हैं डेविएशन अबाउट मीन। क्या बोलते हैं बच्चों, डेविएशन अबाउट मीन। किसका डेविएशन, ऑब्जर्वेशंस का डेविएशन। यानी आप इन सभी ऑब्जर्वेशन XI को मीन के अबाउट क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। यानी DI क्या है, XI - A है। क्या है, XI - A, यानी आप X1 को भी A से सब्ट्रैक्ट करके यहां लिख दोगे। अब यदि X2 को A से सब्ट्रैक्ट करोगे मतलब X2 - X2, ये तो 0 हो जाएगा। फिर X3 को भी A से सब्ट्रैक्ट करोगे और X4 को भी A से सब्ट्रैक्ट करोगे। ये पूरा जो आपको डेटा मिला वो DI है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, आपको FI और DI का प्रोडक्ट करना है, सीधा सिंपल। और जो भी प्रोडक्ट आपको मिलेगा FI DI का, उसका लास्ट में आप क्या कर देंगे, सिग्मा ले लेंगे। और यहां पे जो सिग्मा आप इसका लेंगे, ये सिग्मा क्या कहलाएगा, सिग्मा FI कहलाएगा। तो ये थोड़ा सा आप एनालाइज कर लें जल्दी से। यानी इस पूरे FI DI, अब मतलब ये जो DI मिला, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको करना होगा। यानी यहां पे आप F1 × X1 - A करेंगे, यहां पे तो 0 ही आ जाएगा। यहां पे F3 × X3 - A करेंगे, यहां पे F4 × X4 - A करेंगे, बाद में इस पूरे को ऐड करेंगे। अब ये तो मैं जनरल बता रहा हूं, अभी मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं। तो ये जो भी डेटा आने वाला है वो FI DI है, और यहां जो भी आएगा वो सिग्मा FI है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहां पे मीन का फार्मूला आपको याद आना चाहिए। अब ये मीन का फार्मूला मैं समझा रहा हूं क्योंकि यहां पे एक एज्यूम्ड मीन मान लिया गया है, वही आपका मेन मीन है, लेकिन वो एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता। मैं समझा रहा हूं, याद करने का तरीका बता रहा हूं। जो मीन आपने माना है तो वो इसी उम्मीद से माना है कि मीन इसी के आसपास होना चाहिए, क्योंकि मीन जनरली मिडिल वैल्यू के आसपास से निकलता है, इसलिए आपने एज्यूम्ड मीन मिडिल वैल्यू के पास माना है। ये बात भी ध्यान रखें। अब या तो उस मीन में जो आपने माना है कुछ छोटी सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी या कुछ छोटी सी वैल्यू ऐड होगी। तो एज्यूम्ड मीन में क्या सब्ट्रैक्ट क्या ऐड होगा वो आपको याद रखना है। A + सिग्मा FI DI डिवाइड बाय सिग्मा FI। A + सिग्मा FI DI डिवाइड बाय सिग्मा FI, ये आपका फार्मूला होगा मीन का। ठीक है, कौन से मीन का ये याद रखना है आपको, ये फार्मूला है आपके एज्यूम्ड मीन मेथड में मीन निकालने का। एज्यूम्ड मीन मेथड से कभी भी मीन निकालना हो तो आप क्या फार्मूला यूज करेंगे, x बार = A + सिग्मा FI × DI डिवाइड बाय सिग्मा FI। ये आप याद रखिए, अभी मैं इसके क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। ठीक, तो चलिए एक क्वेश्चन पहले हम एज्यूम्ड मीन मेथड का करते हैं और फिर हम नेक्स्ट मेथड, आज हम पूरा मीन करने वाले हैं। और आज की क्लास में आपको मैं 14.1 के मैक्सिमम क्वेश्चन करवा दे रहा हूं यहां पे, बाकी 14.1 एक बार और आपको करना है एज योर होमवर्क। ठीक है, तो यहां से ये बात आपको क्लियर हो चुका है अब तक कि एक मीन तो हम मान लेते हैं पहले से ही, और बस अब हमें यह पता करना है उस मीन से हमारा एक्चुअल मीन कितना कम है या कितना ज्यादा है, बस। जिसके लिए हम डेविएशन निकालते हैं अपने एज्यूम्ड मीन से, जो कि XI - A होता है, जिसे हम D से डिनोट करते हैं, DI से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम FI DI निकालते हैं। पहले हम FI XI निकालते थे, यहां हम FI DI निकालते हैं।
और एफ आई डी आई का सम करते हैं और एफ आई का सम करते हैं, और उसका डिफरेंस जो रेशियो होता है वो या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, किसी में भी आ सकता है, क्योंकि जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यूज माइनस में भी आएंगी। इसलिए आपका ये सम प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। इसीलिए आप कहोगे कि मीन आपका एज्यूम्ड मीन से कम भी जा सकता है, एज्यूम्ड मीन से ज्यादा भी जा सकता है। ठीक है, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका मीन बहुत कम वेरी करे, और एक्चुअल में होता ऐसा ही है, क्योंकि एज्यूम्ड मीन एक्चुअल में एक ऐसी वैल्यू है जो मिडिल में लाई करती है। इसीलिए आपका मेन मीन एज्यूम्ड मीन के आसपास ही होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा, उम्मीद यही है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड का। तो तैयार हैं आप? एज्यूम्ड मीन मेथड का एक क्वेश्चन लेंगे अब हम लोग, और उस क्वेश्चन को प्रॉपरली करेंगे। क्वेश्चन सेकेंड ले लेते हैं आपकी बुक का, 14.1 का, कहने का मतलब। तो आज की क्लास में हम लोग मेन काम कर रहे हैं 14.1 के लिए, ये भी आप इंडिकेट कर लें। जब हम मोड पढ़ेंगे 14.2 पे काम हो रहा होगा, मीडियन पढ़ेंगे 14.3 पे काम हो रहा होगा, और जब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व पढ़ेंगे यानी ऑजिव पढ़ेंगे तो 14.4 पे काम होगा। तो सब कुछ इजी है, इसीलिए मैंने बोला था कि ये मैं पूरा 1 वीक में करा दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या क्या काम कर लिया, मीन पे काम कर लिया। मीन को आपने डायरेक्ट मेथड से निकालना आज सीख लिया, साथ ही साथ आपने स्टेप एज्यूम्ड मीन मेथड भी सीख ली। स्टेप डेविएशन भी मैं आज ही सिखा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं और इसको करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी बुक का, आप यहां पे क्लास इंडिकेट करिए, और क्लास इंडिकेट करने के बाद प्यारे बच्चों लिख लेते हैं जल्दी से। ये क्लास आपकी जा रही है 100 से लेकर 120 तक, और एफ आई यहां पे आप इंडिकेट कर लो, ये है 12। बुक है तो आप बुक ओपन कर लो, बुक का ही क्वेश्चन है। 120 से 140 तक आप जाओ तो ये आपको 14 मिल रहा है। फिर इसके बाद 140 से लेकर 160 तक जाओ तो ये आपको 8 मिल रहा है। फिर 160 से 180 तक जाओ, ये आपको मिल रहा है 6, और फिर इसके बाद 180 से लेकर 200 तक आपको ये मिल रहा है 10। चलिए आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। अब प्यारे बच्चों करना क्या है, सुनते चलो। ये क्वेश्चन हो गया जिसे आप इस फॉर्म में इंडिकेट करोगे, रिप्रेजेंट करोगे, तभी आपको सॉल्यूशन प्रॉपर मिलेगा। अब यदि हमें एक्स आई निकालना हो तो क्या करना होता है, आपको याद है अब तक, इन दोनों का एडिशन करके डिवाइड बाय 2 करना होता है। 100 प्लस 120 आपको मिलेगा 220, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 110 मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या हम इन सब में ये काम करें, तो मैंने बताया था सबसे पहले आप h पता कर लो। आप कहोगे सर यहां पे तो 120 माइनस 100 20 आपका h है, क्या यहां भी h वही है? हर जगह h वही है, मतलब आप सिंपली h ऐड करते चले। यहां 20 ऐड करेंगे, यहां 20 ऐड करेंगे, यहां 20 और यहां 20। अब यदि आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करना होता तो आप क्या करते, सिंपली एफ आई एक्स आई कर देते, लेकिन मैंने अभी इसको डायरेक्ट मेथड से नहीं, एज्यूम्ड मीन मेथड से करवाना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन से करना है तो हमें डी आई निकालना होगा, जो कि एक्स आई माइनस ए होता है। अब ए किसे माने, बीच वाली वैल्यू को ए मान लो, और बीच वाली वैल्यू मतलब ये ऑब्जर्वेशन आपके वैसे भी 5 है, तो बीच वाला वैल्यू थर्ड टर्म होगा। तो थर्ड टर्म आपका 150 है, जिसे आप क्या मान लोगे, एज्यूम्ड मीन मान लोगे। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, अब आपको 110 एक्स आई यानी 110 माइनस ए मतलब 150, यानी हर ऑब्जर्वेशन को मीन से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 110 माइनस 1, ये माइनस 40 आ गया। 130 माइनस 150, ये माइनस का 20। 150 माइनस 150 0। 170 माइनस 150। अब ये देखो माइनस 40 आया ना, माइनस 20 कम करते चलो, सीधी बात। ऊपर से चल रहे हो तो 20 ऐड करते चलो, तो यहां पे 40 आ गया। तो ये भी होता है यदि h सेम हो तो। ठीक, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप ऑब्जर्व करके भी सीख जाओगे। अभी हालांकि क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, पहले तो इन्हीं क्वेश्चन को एक बार 2 बार करो, फिर आप पूरा एनसीईआरटी का 14.1 कर लो, एग्जाम्पल्स के कुछ क्वेश्चन है वो कर लो। इतना कर लोगे इनफ है। और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो बिल्कुल मैं बोलूंगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ। आरडी शर्मा भी जा सकते हो, पर कोई इतना बड़ा नीड नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा ही लग जाओ।
ठीक है। बाकी यदि आपके पास टाइम है तो बिल्कुल एंजॉय करिए, लेकिन जितना मैं बोल रहा हूं उतना करने के बाद आप एक्स्ट्रा करिए, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से आना है। अब हम बात करते हैं कि अब आगे का क्या काम है। तो आगे का काम हमें याद है भाई, FIDI हमें करना है, तो FIDI कर लेते हैं बस। तो क्या है FIDI? 12 में 40 का इंटू कर लो, 12 4 का क्या होता है 48 होता है, तो ये 0 बढ़ जाएगा और माइनस साइन भी आएगा भाई। फिर इसके बाद 14 और 20, 14 टू 28 होता है, एक 0 और बढ़ा लो, माइनस साइन आएगा, लेकिन ये तो 0 ही होगा। 6 और 20 120 होगा और ये 400 होगा। अब यहां पे हमें ये सिग्मा FIDI लेना तो पड़ता है, पर लें कैसे ये आप समझ लो, क्योंकि प्लस की वैल्यू भी है माइनस की वैल्यू भी है। तो ध्यान से देख लो, पहले तो आप माइनस वाले ऐड कर लो, 0 8 8 16, या पहले प्लस वाले कर लो, आपकी चॉइस है, प्लस वाले कर लेते हैं 0, फिर 2 और 0 2, 4 और 1 5। उसके बाद प्यारे बच्चों माइनस वाले कर लो, इसे प्लस साइन करके लिख लो, फिर माइनस वाले कर लो 0, फिर ये 8 8 16, 4 और 2 6 और 1 7, माइनस का लिख लो। अब कौन बड़ा है, माइनस का बड़ा है, साइन माइनस का आएगा। इन दोनों को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लो पहले तो, ठीक है। 7 60 5 20 सब्ट्रैक्ट कर लो, 0 6 में 2 4, 7 में 5 2, लेकिन साइन कैसा आएगा, माइनस का आएगा। तो माइनस का 240 आपका आ गया FIDI, ठीक है। समझ गए माइनस का क्यों आया, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। तो माइनस का 240 मेरा FIDI आ गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट काम है वो बहुत ही आसान है, फार्मूला में रख देना है और आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे रखें फार्मूला में, अब ये समझें आप। तो देखें आप, यहां पे फार्मूला में मैं डायरेक्ट रखता हूं, ए किसे माना है 150 को, आप 150 रख दें, प्लस सिग्मा FIDI कितना आया है माइनस का 240, डिवाइड बाय सिग्मा FI हम और निकाल लेते हैं, सिग्मा FI निकालते हैं। देखिए यूनिट प्लेस एड करते हैं, 2 और 4 6 और 8 14 और 6 20, 0 आ गया, 2 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, ये आ गया 50 प्यारे बच्चों। तो यहां मुझे सिंपली लिख देना है 50, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। अब देखो यार, ये माइनस साइन में यहां प्लस साइन के साथ प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। इसके बाद ये 0 कट गया। अब यहां क्या आएगा, ध्यान से देखना, ये कट कर देता हूं मैं, 5 5 4 20, ठीक है। 5 5 25 हो जाएगा, 5 4 20। अब 4 बचा रिमाइंडर, पॉइंट लगाएंगे तो 40 हो जाएगा, 5 8 40, 4.8 आ रहा है माइनस का। अब इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, ध्यान से देख लो, या आप चाहो तो अलग से ही सब्ट्रैक्ट कर लो। 10 में 8 2, 10 में 5 5, 5 में 1 4 और 145.2, ये आपका आंसर आ गया 145.2। क्या निकला, ये मीन निकला। किस मेथड से निकाला हमने, एज्यूम्ड मीन मेथड से। हाँ, इसी क्वेश्चन को आप चाहो तो डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, और सेम क्वेश्चन को आप चाहो तो स्टेप डेविएशन मेथड से भी कर सकते हो। मैं अलग अलग इसलिए करवा रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आज की क्लास में ही मीन की मैं तीनों मेथड सिखा रहा हूं, इसलिए जरूरी है कि तीनों को आप सेपरेट समझें, इन तीनों को आप इंडिपेंडेंट करके समझें, डिपेंड ना कराएं। हालांकि डिपेंड ही तो है, डिपेंड क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि सामने FI निकालना है आपको, ठीक है। उसके बाद DI बढ़ गया एज्यूम्ड मीन में, और एक छोटा सा स्टेप बढ़ जाएगा स्टेप डेविएशन में। तो इनमें लिंकेज है, पर आप इनको लिंक करके अभी ना पढ़ें। क्यों, क्योंकि अभी आपको इनको सेपरेटली समझना है, बाद में आप चाहो तो लिंक कर लो कि कैसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। इज इट क्लियर। तो एज्यूम्ड मीन में सिंपल आपने क्या किया, एक एज्यूम्ड मीन आपने माना। यदि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, तो सिंपली मिडिल वैल्यू पता चल जाता है। इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं तो या तो हम एग्जैक्टली बीच वाला तो पता नहीं चलेगा, तो किसी भी एक को हम मिडिल वैल्यू मान लेंगे, जो 2 वैल्यू आपको मिड में मिलेंगी, ठीक है। सम अप मत कर देना आप, ठीक है। इसके बाद अब स्टेप डेविएशन में हम लोग आ जाते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालें स्टेप डेविएशन मेथड, और एक नया क्वेश्चन हम लेंगे स्टेप डेविएशन मेथड के लिए। हालांकि इस क्वेश्चन को आप चाहो तो स्टेप डेविएशन से करना, ठीक, लेकिन मैं अब एक नया क्वेश्चन लेता हूं और स्टेप डेविएशन मेथड आपको सिखाता हूं। तो अब तक आपने डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड सीख लिया है।
पहले तो आप कॉन्सेप्ट सीखो कि स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करना होता है। तो प्यारे बच्चों, स्टेप डेविएशन मेथड में सबसे पहला काम तो आपको सेम मिलेगा, यहाँ पे क्लास मिलेगा, क्लास के बाद आपको xi मिलेगा। सपोज ये xi x1 x2 x3 x4 x5 इस टाइप का मिला है। फिर आपको fi मिलेगा जो कि इस फॉर्म में गिवन होगा। तो ये चीजें आपको क्वेश्चन में यहां तक गिवन होगा। क्लास होगा, xi नहीं दिया होगा, xi आप निकाल लोगे। यहां पे क्या आपको di बनाना होता है? क्वेश्चन ये उठता है, हाँ बनाना होता है, यानी आपको यहां पे di तो निकालना होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, यहां पे हम di में h का डिवीजन कर देते हैं। h मैंने अभी बताया था, क्लास का जो वेरिएशन होता है, क्लास सपोज a से लेकर b तक वेरी करती है, तो h आप निकाल सकते हो b माइनस a करके। उस h को आपको डिवाइड करना होता है। जनरली h सेम होते हैं तो सेम वैल्यू का डिवाइड करें, h वेरी करेगा तो वेरी करके डिवाइड करें। इसे हम एक नया नाम ui दे सकते हैं, कोई भी yi भी दे सकते हो, पर जनरली हम एक ट्रेंड बना लेते हैं, ui नाम दे देते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों बस एक स्टेप बढ़ा, यही बात हुई ना। पिछले केस में xi माइनस a तो निकालना ही पड़ा था, अब हमें सिर्फ h का डिवीजन करना पड़ा। तो प्यारे बच्चों, होता बेनिफिट क्या है वो समझ लो आप। बेनिफिट ये होता है कि आपका ऑब्जर्वेशन जो अल्टीमेटली आपको निकालना है वो और छोटा हो जाता है। और जब ऑब्जर्वेशन छोटा हो जाएगा, ये आपका सपोज u1 u2 जो भी निकला, और अब आप इनका इंटू करोगे, किनका इंटू करोगे आप? fi ui का। तो ये जो सम अप मिलेगा लास्ट में सिग्मा fi ui, वो एक छोटी वैल्यू मिलेगी और आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो जब आप एक बार अच्छे से सीख जाओगे ना, तो आप प्रिफर इन्हीं मेथड्स को करोगे। ठीक, तो मैं आपको सिखा देता हूं अब कि स्टेप डेविएशन में क्या फार्मूला मिलता है, वो आप याद कर लें। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड में जो फार्मूला आपको मिलता है वो आप याद करिए। मीन इज इक्वल टू ए आपको करना है प्लस आपको करना है। ठीक है, यहां पे सिग्मा fi di था, यहां पे आपको सिग्मा fi ui लेना है और सिग्मा fi लेना है। सीधी सी बात। यहां पे आपने किया क्या है? h का डिवीजन किया है, लास्ट में उस h का मल्टीप्लाई कर देना है। सिर्फ इसमें करना है, ध्यान रखिएगा। यहां भी जो मैंने काम किया है, यहां पे तो h का लेना ही नहीं है, यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पे h का मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्योंकि h का डिवीजन हुआ। इज इट क्लियर? तो बहुत कम डिफरेंस है इन तीनों मेथड में, और यही रीजन है कि मैं इन तीनों को लास्ट में कंपेयर करके समझाऊं, इसीलिए मैंने इन तीनों को अभी रेज नहीं किया था। ठीक है, तो अब तक मैं आपको समझा चुका हूं कि डायरेक्ट मेथड क्या है। डायरेक्ट मेथड में आप सिंपली क्या करते हैं? सिंपली x बार निकालने के लिए आप सिग्मा fi xi करते हैं और सिग्मा fi कर देते हैं। तो डायरेक्ट मेथड तो बहुत ही इजी है। ठीक, फिर उसके बाद एज्यूम्ड मीन में एक एज्यूम करना होता है मीन, और सिंपली सिग्मा fi di और सिग्मा fi का रेशियो लेकर ऐड कर देना होता है। अब वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी कन्वर्ट हो सकता है, यदि माइनस में आया है तो। स्टेप डेविएशन में क्या करते हैं? हम एक ui निकालते हैं। सिंपली di जो निकाला था पिछले स्टेप में, उसमें h का क्या कर देना होता है? हमें डिवीजन। ठीक है, रेशियो ले लेना होता है di और h का, जिसे हम ui बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन लिया जाए जिससे हम थर्ड मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड को सीख पाए। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, आपके एनसीईआरटी से ही ले लेते हैं। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं जरूरत पड़ेगी तो करा दूंगा, लेकिन जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप अच्छे से आज इसको समझ लेते हैं। एक बार में समझ नहीं आता तो एक बार और इस वीडियो को आप प्रॉपर्ली देख लें, हर चीज समझ में आएगी। बहुत ही इजी चैप्टर है, और कोई डाउट होता है तो एक डाउट सेशन लास्ट में रख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन ले लेते हैं, एक थर्ड क्वेश्चन भी करवा दूंगा बाद में, मैं फिफ्थ क्वेश्चन करवा देता हूं पहले। तो आपकी 14.1 का फिफ्थ क्वेश्चन आप देखें, कर लिया जाए इसको। इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ मैंगोज और नंबर ऑफ बॉक्सेस बताए गए। यानी मैंगोज है, उनको कुछ बॉक्सेस में रखा गया है। एक बार आप इसको एनालाइज कर लें। और मैंगोज को क्लास के फॉर्म में दिया गया है, तो मैं तो सिंपली क्लास लिखूंगा यहाँ पे। और क्लास है मेरे पास 50 से 52 का, और फ्रीक्वेंसी मैं इधर लिख देता हूं। कितनी है फ्रीक्वेंसी? 15। फिर है मेरे पास 53 से 55, जो कि है 110।
अब एक काम मैं करूंगा, यहां पे एक मैं और जगह बचाऊंगा, क्योंकि उस क्लास को मुझे किस फॉर्म में बनाना है। अभी मेरी क्लास ब्रेक हो रही है, मुझे ब्रेक होने से इस क्लास को बचाना है। तो उसका तरीका भी मैंने हालांकि इंडिकेट किया है, पर एक बार मैं अभी सिखा देता हूं। तो ये आप डेटा लिख लें, 50 से 52 में ये 15 है, 53 से 55 में ये 110 है, और उसके बाद ये डेटा आपका 135 है, उसके बाद ये 115 है, उसके बाद ये 25 है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमें करना क्या है वो समझ लें आप। हमें इस क्लास को ब्रेक नहीं होने देना, ब्रेक हो जाएगा तो फिर आपको उसको कन्वर्ट करना है। यानी ये कैसा हो गया, ये इंक्लूसिव हो गया। ठीक है, ये इंक्लूड कर लिया गया 52 यहां पे, हमें इसको एक्सक्लूसिव कंटिन्यूटी फ्रीक्वेंसी में ही लाना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक तरीका बताया था कि आप 0.5 कम करें 50 में और 0.5 बढ़ा दें 52 में। ऐसे ही यहां पे 0.5 कम करें लोअर क्लास से और 0.5 बढ़ा दें अपर क्लास में। यहां भी सेम काम होगा, यहां भी सेम काम होगा बच्चों। और इस तरीके से आप देख पाओगे अब कि आपका क्लास, नया क्लास किस फॉर्म में है। अब ये कह सकते हो कि एक्सक्लूसिव फॉर्म में आ गया है, ये एक्सक्लूडेड है यहां पे ये वैल्यू। ठीक है, इज इट क्लियर? उम्मीद है क्लियर होगा। ये करना जरूरी भी था प्यारे बच्चों। अब इसी क्लास की मदद से हम xi बनाएंगे। तो xi में बनाना बता देता हूं, h भी आपको मैं दिखा देता हूं क्या निकलेगा। h निकालने के लिए आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 52.5 में 49.5 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 3.0। ठीक है, 3 आपका, वैसे भी समझ सकते हो आप, इतना लंबा काम नहीं करना पड़ेगा। तो h आपका 3 आ गया, ये आपने समझ लिया। ठीक है, उस h का रोल भी है जो हम लोग देख लेंगे अभी। सबसे पहले तो इन दोनों को ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 करना है। तो इन्हें ऐड करते हैं। तो इसको मैं एक काम करता हूं, 50 मान लेता हूं, इसको 52 बोल देता हूं, क्योंकि इसका 0.5 भी मैंने इसको दे दिया। तो 50 और 52 102, और 102 में 2 का डिवाइड करोगे तो 51 आएगा। ठीक है, आप करके देख लो। 3 ऐड करते चलो आप, क्योंकि सेम क्लास है आप, इन सब की क्लास साइज आप देख लो ध्यान से, 3 ही है। 3 ऐड करो, 3 ऐड करो, यानी ये 3 इसमें भी ऐड करते चलो। 54, 57 और ये 60 हो जाएगा और ये 63 हो जाएगा। सीधा सिंपल काम। अब हमें पहले तो एज्यूम मीन लेना है एक। किसे एज्यूम मीन लें? यदि ये डेटा आपके गिने गिने कितने हैं, 5 है, यहां पे कितने हैं 1 2 3 4 5 है, तो ऑब्वियसली थर्ड डेटा होने वाला है मिड, क्योंकि 5 + 1/2 यानी थर्ड डेटा। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन 57 है, जो कि आपका एज्यूम्ड मीन हो जाएगा। अब आपको DI निकालना है। क्या होता है DI में? XI में A को डिवाइड करते हैं, सॉरी सब्ट्रैक्ट करते हैं, और H भी आपको साथ ही साथ कंसीडर कर लेना है डिवीजन में। यानी प्यारे बच्चों इसे UI बोलते हैं, जो कि XI में 57 को सब्ट्रैक्ट करके और 3 डिवाइड करके मिलेगा। अब ध्यान से आप सुन लो मुझे। 51 में 57 सब्ट्रैक्ट किया, माइनस का 6, और इस माइनस के 6 में 3 डिवाइड किया, माइनस का 2। अब बस 1 1 ऐड करते चलो। इसमें 1 ऐड करोगे माइनस का 1, 1 ऐड करोगे 0, 1 ऐड करोगे 1, 1 ऐड करोगे 2। आपको लगता है ये कैसे हो गया? तो बिल्कुल आपको वरी नहीं करना, आप जो मैंने बताया करो। XI माइनस 57 यानी 54 में 57 माइनस का 3 डिवाइड बाय 3 माइनस का 1 ही आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब प्यारे बच्चों FI मल्टीप्लाइड विद UI आपको निकालना है बस, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। देखो कितने छोटे डेटा आ गए, माइनस का 30, माइनस का 110, ये तो 0 ही आएगा, ये प्लस का 115 और ये प्लस का 50। अब इसका सिग्मा हमें निकालना तो है, पर वो भी इजी है, इसका भी हमें सिग्मा चाहिए बच्चों। तो इसका तो चले निकाल ही लेते हैं। 5 5 10 और 5
15 और 5 20, 2 और 2 4 और 1 5 और 3 8 और 1 9 और 1 10, 1 था करीब 2 और 1 3 और 1 4, 400 आ रहा है मेरा सिग्मा FI। अब प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला हमारे सामने है, सिग्मा FI UI हम और निकाल लें। पहले तो इनका एडिशन कर लें, 165 आ रहा है, और इनका एडिशन कर लें 140 आ रहा है। तो प्लस वाला 165 माइनस वाला 140, प्लस वाला साइन आएगा, सीधी बात 25 आपका क्या आ गया, सिग्मा FI UI। देखिए कितना इजी कैलकुलेशन होने वाला है। अब हम इस फार्मूला में रख देते हैं और आपका आंसर आ जाने वाला है। तो ए की जगह आप क्या रखोगे ये बताओ। ए की जगह तो भाई हमारे पास 57 है, प्लस सिग्मा FI UI कितना है 25 है, डिवाइड बाय सिग्मा FI कितना है 400 है, इनटू H कितना है, तो H प्यारे बच्चों हमने 3 निकाला है। ठीक है, अब इसे हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पे मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि 57 प्लस 25 इंटू 3 75 डिवाइड बाय 4 कर लो, और इंटू 100 हम अलग से लिख देते हैं। ये आ गया 57 प्लस 4 से करते हैं इसको डिवाइड, तो 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32, 3 आ गया, 4 7 जा 28 और 2 आ गया, 4 5 जा 20, 18.75 डिवाइड बाय 100 भी है। अब ये मेरा तरीका आपको अच्छा लगे तो आप भी यही करना, क्योंकि चीजें इजी हो जाती हैं यदि हमें तरीका पता हो तो। अब ये 100 का डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 0.1875, और ये सिंपल सा आपका आंसर आ गया 57.1875। तो दिस इज द मीन ऑफ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 में जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है उसका मीन आपने निकाल लिया। कितना निकाल लिया वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, 57.1875, और इसको आपको लिखना है अप्रॉक्स में 57.19 लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका एग्जैक्ट यही है। और इस तरीके से आपने कौन सी मेथड भी सीख ली, स्टेप डेविएशन मेथड भी सीख ली। तो स्टेप डेविएशन मेथड भी आपने सीख लिया है। अब हम लोग एक बार थोड़ा सा इसको समझेंगे और उसके बाद हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, और बाकी के क्वेश्चन आपको करना है क्योंकि अब सब कुछ इजी हो चुका है आपके लिए। तो सबसे पहला टास्क तो आप फार्मूला याद करने का कर लो। अब या तो रेफरेंस बना के याद करो या लिंक बनाओ, आप जैसा भी करना है करो। मैंने तीनों केसेस में अलग अलग क्वेश्चन इसीलिए कराए कि मिक्सअप ना हो। तो सबसे पहले तो आपको डायरेक्ट मेथड सिग्मा FI XI ओवर सिग्मा FI। दूसरा है आपके पास एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसमें आप एक एज्यूम्ड मीन खुद से मानते हो। कौन सा मानते हो, कैसे मानते हो, अभी समझाया गया। ए मानते हो जिसे सिग्मा FI DI ओवर सिग्मा FI आपको कंसीडर करना होता है रेशियो, और एडिशन करना होता है। ये कई बार माइनस में भी आता है, तो आपका एज्यूम्ड मीन से कम हो जाएगा मीन, और यदि ये प्लस में आया तो एज्यूम्ड मीन से ज्यादा हो जाएगा मेन मीन। इसी तरीके से यहां भी हम काम करते हैं, एज्यूम मीन तो लेते ही हैं, साथ ही साथ सिग्मा FI UI ओवर सिग्मा FI, और मल्टीप्लीकेशन H का होता है। यहां पे ध्यान रखिए, यहां नहीं होता है। यहां क्यों होता है, क्योंकि हमने UI निकाला था, H से डिवाइड किया था। ठीक है, तो ये आप सबको चीजें समझ में आ गई हैं। अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसमें हमें एक अननोन फ्रीक्वेंसी दे दिया है जिसे हमें निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आपके एनसीईआरटी का ही 4th क्वेश्चन है 14.1 का। इस क्वेश्चन में आपको मेन दे दिया गया है, F निकालना है। तो डेली पॉकेट अलाउंस, मान लो आपको पॉकेट अलाउंस दिया जा रहा है, बच्चों को कम पैसे ही दिए जाते हैं, तो वो हम लोग अलाउंस ले लेते हैं। क्लास बना लेते हैं सिंपल। तो हम लोग क्या क्या आपको अलाउंस है, सपोज किसी बच्चे को 11 से 11 से 13 रुपीज मिलते हैं, किसी को पॉकेट अलाउंस 13 से 15 मिल रहा है, किसी को 15 से 17 के बीच में मिल रहा है, फिर किसी को 17 से 19, 19 से 20, 19 से 21 सॉरी, और 21 से 23, और लास्ट में एक बच्चा है जिसे 25 के बीच में भी मिल रहा है। एक बच्चा नहीं है, देख लेते हैं कितने हैं।
ठीक है, ये कहानी है प्यारे बच्चों। एफ आई निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो एफ आई आपके पास है 7, 6, 9, 13 और फिर है नहीं पता, इसी को पता करना है। ये 5 है, ये 4 है। मीन आपको यहाँ पे दे दिया है और वो आप लिख लो 18 दिया है। आपको एफ पता करना है। अब आपके पास ये 3 मेथड्स है, इनमें से किसी एक को ऑप्ट कर सकते हैं आप। अब आपकी चॉइस है, बताएं किससे ऑप्ट की, किससे करें। एज्यूम मीन से कर दें, स्टेप डेविएशन से कर दें। मैं एक काम करता हूं, मैं स्टेप डेविएशन से कर देता हूं, आप इसको एज्यूम मीन से भी कर लेना और आप इससे डायरेक्ट से भी कर लेना। ठीक है, आप पे छोड़ देता हूं, बाकी दोनों से करना। तो सबसे पहला काम तो एक्स आई निकालो आप। ठीक है, कैसे निकलेगा एक्स आई? जनरली इस क्वेश्चन यदि छोटे डेटा है तो आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो। यहाँ पे डेटा तो मुझे छोटे दिख रहे हैं। 11 और 13 ऐड करना होगा, 24 आएगा। डिवाइड बाय 2 करेंगे, 12 आएगा। अब इनमें डिफरेंस h कितना है? h आपका है 2 का। यहां भी 2, सब में 2, तो सिंपली 2 ऐड करते चले। ठीक है, एक बार प्रॉपरली चेक भी करते चले, क्रॉस चेक। ठीक है, तो ये सब आपके पास आ गया। अब क्या करना है हमें? यदि यू आई निकालना है तो फिर तो आपको क्या काम करना होगा? डी आई निकालना होगा और एच का डिवीजन, यानी आपको एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाय एच 2 निकला। ए और मान लें, किसे माने? कितने डेटा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेटा है, तो सिंपली आपका 4th हो जाएगा ए। अब क्या करना है सुनो, हर डेटा को आपको हर डेटा को आपको 13 से सब्ट्रैक्ट करना है। 12 माइनस 13 कितना रहा है? सॉरी, एक्स आई में मानना था, मैंने एफ आई में मान लिया। यहां मानना था इसे, एफ आई में नहीं, एक्स आई में मानना है। ठीक है, ऑलराइट। तो 12 माइनस 18 करना है, माइनस का 6 आया, डिवाइड बाय 2 करेंगे, माइनस का 3। फिर मैंने बोला था 1 1 कम ही होता जाता है, लेकिन आप करके देख लें। 14 माइनस 18 माइनस का 4 डिवाइड बाय 2 माइनस का 2। 16 माइनस 18 माइनस का 2 डिवाइड बाय 2 माइनस का 1। ठीक है, अब क्या करना है आपको? एफ आई इंटू यू आई करना है। ये काम आप कर लेंगे प्यारे बच्चों, मुझे भरोसा है आप पर। मैं लेकिन ये पूरा करा रहा हूं, ये दोनों मेथड से आप करना। ठीक है, करना जरूर प्यारे बच्चों, जब तक करोगे नहीं सीख नहीं पाओगे। 7 3 माइनस 21, 6 माइनस 12 माइनस का 9, ये तो बच्चों 0 आ जाएगा। ये f इंटू 1 f आएगा भाई। 5 2 10 आएगा और 4 3 12 है। माइनस वाले ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 21 और 21 माइनस का 42 और ये आ गया 22 प्लस एफ। 22 प्लस एफ माइनस का 42 यही लिख दूं? ठीक है, आप मान लो मैंने यहीं लिख दिया है। ये क्या निकल गया मेरा? सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, ये मेरा आ गया। एक बार और मैं चेक करा दूं। ठीक है, ये ये तो तीनों ऐड हो जाएंगे। ये 21 आ गया, 21 इंटू 21 42 माइनस का आएगा। ये 22 प्लस एफ। अब इसको मैं सॉल्व भी कर देता हूं ना, तो ये मेरा निकल रहा है, यहीं पे कर देते हैं। तो f माइनस साइन के साथ आएगा तो ये 20 आ जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस 20। f माइनस 20 मेरा सिग्मा एफ आई यू आई आ गया। इस फॉर्मूला में रख देते हैं। तो x बार होगा a। a कितना माना है हमने? 18 को माना है, 18 को माना है। ठीक है, और x बार भी 18 ही है। ठीक है, ऑलराइट। प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है? सिग्मा एफ आई यू आई 22 प्लस एफ माइनस 42 डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। निकाल लेते हैं, नहीं निकला तो निकालते हैं बच्चों। 5 4 9 और हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, निकाल लेते हैं लेकिन कोई इशू नहीं। 5 4 9 9 9 18 18 और 10 28 28 और 3 31 31 और 6 37 37 और 7 42 और प्लस एफ।
हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 18 कट गया, इधर 0 बचा, ये वाला पोर्शन हो जा तो ये पूरा 0 हो गया, यानी 22। ये मैं 22 ऐसा क्यों लिखूं, ये तो मैं लिख देता हूं f-20। तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 आया, f-20 डिवाइड बाय 42 प्लस f, ये भी 0 हो गया, तो f मेरा एज इट इज 20 आ गया। तो कितना प्यारा, कितना सिंपल था स्टेप डेविएशन से करना, इतना ही सिंपल होगा अज्यूम्ड मीन से, और कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो सकता है जब आप करेंगे डायरेक्ट मेथड। मैं आप पे छोड़ता हूं बाकी करना, और कल का होमवर्क है 14.1 पूरा करना, तब हम कल स्टार्ट करेंगे 14.2 और हम बिगिन करेंगे नया सेंट्रल टेंडेंसी मोड, किसके लिए, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो अजेंड करते हैं क्लास। थैंक यू क्लास।